नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के संबंध में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो माप तोल से संबंधित खोज कहां पर हुई थी? तो यह लोथल में हुई थी। कहां? लोथल में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक भी मिला है। ठीक है, यहां से गोदीवाड़ा यानी डक यार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल की खोज शिकारीपुरा रंगनाथ राव यानी S.R. राव ने की थी। ठीक है, यदि S.R. राव का पूरा नाम पूछ ले तो S.R. राव का पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहां पर स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने की थी लोथल की? तो S.R. राव ने। इनका पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, और यहां से डक यार्ड यानी गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे चलें। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अब इसको डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। वेदों को क्या कहा जाता है? तो श्रुति कहा जाता है। और वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को यदि हम छोड़ दें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन वेदों को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। काल क्रमानुसार इनको रखना है। तो देखिए, सल्तनत काल में जो भी वंश आए हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? देख तू सैला। ठीक है, मान लीजिए आप सैला से कह रहे हो, देख तू सैला। दास वंश यानी इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ठीक है, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये क्रम से हैं। ठीक है, ये क्रम से हैं। देख तू सैला। अब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले 4 आया, गुलाम वंश यानी दास वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश 5 आएगा, फिर उसके बाद तुगलक वंश 1 आएगा, फिर उसके बाद सैयद वंश 3 आएगा, फिर उसके बाद लोदी वंश 2 आएगा। 4, 5, 1, 3, 2 यानी डी आपका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स। देखिए, गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल
1290 से लेके 1320 तक था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेके 1414 तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक था। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था। देखिए, सल्तनत काल में सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। ठीक है। और सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया और तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, आगे चलें। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई यह अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1876 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576, 1876 नहीं, 1576 में। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। यह घुड़सवार सेना और धनुर्धारियों के बीच लड़ा गया था, जिनका समर्थन और नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने किया था। ठीक है, यानी यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध मेवाड़ की सेना की हार के साथ समाप्त हुआ। इसमें हार किसकी हुई थी? तो महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। हल्दी घाटी वर्तमान में पड़ता कहाँ है? तो हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है हल्दी घाटी, यानी ये राजस्थान और राजसमंद पाली जिलों को जोड़ता है। यह राजस्थान में पड़ता है। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच, यह हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानामप्रिय एवं प्रियदर्शी भी था? देवानामप्रिय और प्रियदर्शी भी था, तो कौन था यह मौर्य सम्राट अशोक था। कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, देखिए, अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। कब से कब तक? तो 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। और अशोक मौर्य को देवानामप्रिय या प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्यारा के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश यानी नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, आगे चलें। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह या शांत सागर यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांत सागर यह कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। चंद्रमा का पृष्ठ भाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देता है, इस भाग को ही शांत सागर कहते हैं। तो शांत सागर किसको कहते हैं? जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी से जो हमें नहीं दिखाई देता, उसे शांत सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है?
तो राजस्थान नहर को किस नदी से निकाला गया है? तो सतलज नदी से। किस नदी को? किस नदी से? सतलज नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है। अब इसमें देखते हैं डिटेल्स। राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित कौन सा बैराज है? तो हरिके बैराज। और राजस्थान नहर सतलज नदी पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है। सिंचाई के लिए निर्मित राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की इस संयुक्त परियोजना का अब नया नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। यानी राजस्थान नहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। और इसको सतलज नदी के हरिके बैराज से निकाली गई है। ठीक है, आगे चलें। दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। तो दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं का निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो देखिए, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 किस में है? 2, 4, 1, 3 ए में है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। देखिए, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। लक्षद्वीप की भाषा भी क्या है? मलयालम। यह 2021 पीईटी 2021 वाले में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो ये मलयालम है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों, क्या पता इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाए। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत की जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव से मिलती है। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से पाकिस्तान और बांग्लादेश लगते हैं। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से कौन लगता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, यानी 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। चीन भारत के साथ 3380 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य शामिल है। ठीक है, यह चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जैसे लद्दाख, यह यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा साझा करता है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, और इसमें 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए जिनके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है, और 3 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। नेपाल भारत के साथ 1758 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्य हैं। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और
अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। आगे चलें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आया तभी इसके आगे की वीडियो अपलोड की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। आगे चलें। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो इनमें से कौन थी जो गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कौन थी? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कौन थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। आगे चलें। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहां से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई? साबरमती से। कब? 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 244 किलोमीटर दूर है और इन्होंने अपने 79 समर्थकों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। इसे गुजरात के तटीय शहर दांडी में पहुंचकर समाप्त होना था। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की नज़र में खुद को अपराधी घोषित कर नमक कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा इन्होंने और फिर उसके बाद इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। यह कट गया। निम्न में से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो किसके पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति होती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ में मैं इसको करेक्शन करके सही कर दूंगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में निहित है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, संविधान 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों को किसी भी नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए एक सरकारी निकाय के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अधिकार देती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यह अधिकार देती है। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में और कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं? तो देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। ठीक है, अब ऑप्शन में दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली में क्या कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है क्या कहलाता है? तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है वह रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेपो रेट। और वह दर जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक लोन लेता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, अनुच्छेद
अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलें। किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो 373 केल्विन पर। ठीक है, आगे चलें। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम यह क्या होता है? वाशिंग सोडा। क्या होता है? वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम। ठीक है, आगे चलें। देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और मार्बल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, मार्बल का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आगे चलें। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 1 है। अब इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में हमने जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनको हमने ले लिया है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 2 में फरवरी, फिर प्रैक्टिस सेट 3 में मार्च, ऐसे ही हम सभी महीनों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आगे चलें। फिर उसके बाद 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को डाटा प्रिवेसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? ये फीमर होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज जो कानों में पाई जाती है तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो कि जांघों में पाई जाती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज वो कानों में पाई जाती है और जो सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर वो जांघों में पाई जाती है। आगे चलें। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर के भार का 7 से 8% लगभग होता है। रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4
कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त क्या होता है? रक्त एक क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। कब? 1916 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।